राम राम। सो हाउ मच नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उनको पोस्टपोन करते रहना या फिर विंडो ड्रेस करते रहना कि जो है उसको स्वीकार ना करना और दूसरा दिखाना, ठीक है, किसी भी कारण से, शर्म के कारण से, जो भी कारण हो, वो आपको कितना ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है, वो ये बुक आपको बताएगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एक झूठ बोलने से क्या ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये किताब आपका भ्रम तोड़ देगी। जैसे हम देखते हैं ना कि जेठालाल वगैरह देखते हैं ना, वो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। मैं कहता हूं, कितना परफेक्ट शो बनाते हैं वो लोग, सब अच्छे अच्छे ऊंचे चरित्रों का बात करते हैं, पर पूरा उनका जो सिक्स स्क्रिप्ट होता है वो पूरा झूठ के ऊपर ही होता है, ठीक है। सो वहाँ तो कुछ नहीं होता, वो तो कहीं ना कहीं से बच के निकल जाते हैं। पर रियल लाइफ में कितना कुछ फेस करना पड़ सकता है आपको, अगर एक झूठ, क्योंकि वो जो झूठ होता है ना उसके पीछे पीछे आपको अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो कि हाँ ये मेरे से गलती होगी, तो आपको आगे कितने सारे झूठ और बोलने पड़ते हैं, ठीक है। सो वो आपको फंसा देता है लाइफ के अंदर। तो ये किताब आपको बिल्कुल उस जर्नी के थ्रू ले जाएगी जहाँ आपको स्वयं नहीं जाना पड़ेगा, किरदार खेल रहे हैं और उन किरदारों के थ्रू आप सीख जाओगे कि भाई ये है। स्टोरीज की यही बात अच्छी होती है ना कि अगर कोई किसी को डायरेक्ट जाके बोलना चाहे कि यार भाई यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। पर जब आप स्टोरी के थ्रू, जब आप पूरे किरदार को खेलते हुए देखते हो रंगमंच पे, ठीक है, तो आपको वो समझ आने लग जाता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा, तो वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ द स्टोरी जो आपको बताएगी कि यार एक्सेप्ट कर लो, जो है वो है, मतलब इसको आप खींचते मत रहो आगे आगे, नहीं तो आप फंस जाओगे बुरी तरह से। आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक गबन बाय प्रेमचंद, ठीक है। तो इसका मैंने गूगल किया कि ये कब लिखी गई थी, तो ये 1931 एंड 1928, दो डेट्स आ रही है, आई डोंट नो। सो वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता कि ये कब लिखी गई थी, ठीक है। प्रेमचंद जी का मैं इससे पहले गोदान पढ़ चुका हूँ, और वो भी सोशल रियलिज्म पे बेस्ड था, और ये भी सोशल रियलिज्म पे बेस्ड है कि आपको जो धरातल पे स्थितियाँ होती हैं ना मानव जीवन में हैं, तो वो सारी तस्वीर को उकेर के रख देता है, इमोशंस और जो सारे खेल चलते हैं, तो उनको अच्छे से बहुत और एक सामान्य जनजीवन की बात अगर कोई रखता है आसानी से, बड़ी अच्छी तरीके से, तो वो प्रेमचंद की किताबें हैं। तो मैंने अभी दूसरी ही पढ़ी है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट स्टिल सेम सोशल रियलिज्म पे बेस्ड है गोदान की तरह। सो दिस स्टोरी, इसमें तो वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है, और ज़्यादातर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस किताब के अंदर। परंतु ये कहानी शुरू होती है जालपा और रमानाथ से, ठीक है। सो जालपा जो है वो एक बालिका होती है, उसके बचपन से उसके मन में लालसा पड़ जाती है कि मुझे एक चंद्रहार चाहिए गले में पहनने का, ठीक है। सो अब वो लालसा उसकी घर वाले पूरी नहीं कर पाते, बट उसके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि जो आपका दूल्हा आएगा वो आपके लिए ये लेके आएगा। बट जब उसको शादी में किसी कारण, क्योंकि वो अगले भी जो होते हैं वो इतने वो नहीं होते पैसे वाले, सो वो किसी कारण से नहीं ला पाते हैं, वही पैसों के कारण से नहीं ला पाते। तो जब वो हट करके बैठ जाती है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, दूसरी चीज़ों को सबको इग्नोर कर देती है, और फिर वो उसका हट करके बैठ जाती है, और वो अपने आप को तोड़ लेती है परिवार से, दूसरी जगह शादी करके चली तो जाती है, पर वो अपने आप को तोड़ लेती है कि आप मुझे यही ला के दे सके, ठीक है, अपने अंदर। जबकि उसको स्थितियों का पता नहीं, और स्थितियों का पता ना होने का कारण भी जो रमानाथ है, क्योंकि उसने डींगे हाँक रखी है बड़ी बड़ी कि भाई हम तो पैसे वाले, और वो सोचती है कि भाई पैसा होने के बाद भी तुम लोग मुझे ला करके क्यों नहीं देते हो, ठीक है। सो एक स्त्री हट, एंड द सेकंड थिंग की जो डींगे हाँकना, कि भाई जो फैक्ट है, रियलिटी को ना एक्सेप्ट करना रमानाथ का, वो आगे जा करके कितनी कहानियों में कितना मोड़ लेता है, और कितने गहरे कुएं में चले जाते हैं ये पूरा परिवार और उसके साथ वाले लोग, और वहाँ से फिर रिडम्पशन होता है ऑफ कोर्स। कैसे स्त्री की हट पूरी करने के लिए रमानाथ जो है सच को बताए बिना कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अगर बता देता तो जालपा का कैरेक्टर ऐसा था कि वो स्वीकार कर लेती थी कि भाई नहीं है, बट रमानाथ ने ऐसा महल खड़ा कर रखा था सपनों का कि वी हैव द मनी, एंड स्टिल फिर वो जा करके मतलब वो नहीं ला पाता था, क्योंकि एक रियलिटी में तो है ही नहीं, और जालपा सोचती थी कि लाते ही नहीं है, ठीक है। तो अब फिर उसके चक्कर में वो ऋण के बोझ तले कैसे दब जाता है कि भाई ऋण के लोन पे जो है गहने वगैरह ले लिए जाते हैं, और फिर उस लोन को चुकाने में वो फंस जाता है। ऐसी कहानी मैंने मतलब पढ़ी। द कंप्लीट स्टोरी इज डिफरेंट, बट जो कुएं में जाता है इस कहानी का जो नायक होता है, नायक ना बोलना चाहूँ पर वो प्रमुख चरित्र, तो वो जो है जिस तरह से जाता है वो रियलिटी में एक बुक पढ़ी थी मैंने, द स्पाई एंड द ट्रेटर, तो उसके अंदर एक बंदा होता है एलडी चेम्स, तो वो सीआईए का एजेंट होता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि उसको उतना सेटिस्फैक्ट्री पैसा उसको नहीं मिल रहा होता, तो फिर उसकी मैरिड लाइफ भी बिगड़ रही होती है, ठीक है। तो फिर उसको एक ऐसी लड़की मिलती है कि वो शिव वो जो है वो पैसों के प्रति, और उसका पूरा अभिलाषाएं बहुत बड़ी बड़ी होती, मंशाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनका पूरा करने के लिए फिर वो किस तरह से अपनी एजेंसी को डिच करता है और फिर दूसरे के लिए काम करता है, फिर आगे जाके पकड़ा जाता है, ठीक है। सो उसी तरीके का इसके साथ भी होता है कि ये अपनी स्त्री को खुश रखने के लिए, जबकि इसमें जालपा का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बट वो अगर बता देता तो सब सही होता, पर उसने बताया नहीं कि भाई मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से उसको प्रसन्न करने के लिए वो ऋण पे ले आता है, फिर जो जिस तरह से फंसता जाता है, ऋण पे गहने ले आता है, फंसता जाता है, और उसके बाद भी वो बताने को तैयार नहीं होता कि भाई मेरे से गलती हो गई, अपन बैठ करके अगर अपना ऋण बन रहा है कुछ तो अपन जो है गहने को दे देते हैं, बाद में धीरे धीरे करके जैसे भी बनते जाएंगे। वो शर्म के मारे, लज्जा के मारे कि मैंने पहले तो इतनी डींगे हाँक दी, अब मैं कैसे पीछे मुकर जाऊँ, ठीक है।
तो वो फंस जाता है, एंड देन फिर वो उसको भागना पड़ जाता है, ठीक है। वो भागना क्या पड़ जाता है कि वो जो मतलब इतना फ्लॉड कैरेक्टर है ना कि एक्सेप्ट कर ले भाई इतना क्या लफड़ा है, और वो भागने को तैयार हो जाता है, शहर छोड़ के भागने को। उसकी ये परवाह नहीं है कि पीछे जो है अपने घर परिवार है उनका कौन ध्यान रखेगा। वो महीनों महीनों दूसरे शहर में चला जाता है, उसको ढूंढते नहीं तो वो आता भी नहीं ऐसा, ठीक है। सो इतना फ्लॉड कैरेक्टर इस रमानाथ का बताया है। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है रतन का, वो भी प्रमुख कैरेक्टर है। तो उसका वो उसके पास पैसा वगैरह सब कुछ होता है। एक तरफ है जिनके पास पैसों की कमी है, उनके पास परिवार का साथ है, पर दूसरी तरफ जो है पैसा है, और पर उसके पास जो है उसका जो पति है वो उनकी उम्र हो चुकी है, एंड देन वो जो है उस तरह से साथ नहीं दे सकते अपनी युवती पत्नी का जिस तरह से कोई भी एक नवयुवक और नवयुवती जो है साथ में रहेंगे शादी के बाद। तो उसके पास सिर्फ पैसा ही होता है जिससे वो अपना वो करती है। और उस आगे जाके उसकी कहानी किस तरह से पलटी खाती है। इसमें बहुत सारे मनी मैनेजमेंट के बहुत अच्छे लेसन हैं, यानी कि अगर आपको उतनी चादर पसारिए जितना मतलब इतना ही पैर फैलाइए जितना आपका चादर है, ठीक है। मतलब ये सटलिटी से बताते हैं। आप जो यंग पीपल होते हैं ना, दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। और वैसे तो कोई भी आदमी किसी भी समय पूरा अच्छे से मैच्योर नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी गलती कर सकता है, बट यंग पीपल के अंदर वो बहुत होती है ऐसी कि हम लोग ना इतना जानते नहीं है कि चलो अपन लोन पे चीज़ें लेके आ जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इस कहानी के थ्रू आपको इतनी सरलता से ये बता दिया जाएगा कि भाई आप कितना आगे फंस सकते हो। सेकंड थिंग, रतन की कहानी के थ्रू ये पता लगता है कि भाई जो आपको आपकी घर की इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। आपको अपना जो होल्ड होना चाहिए चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ आपकी है एटलीस्ट यू शुड होल्ड देम। अगर वो आप अपने हाथों से किसी को देते हो दैट इज़ ओके, बट अगर निरीह बन जाओगे और तो वो आप कोई हड़प के ले जाएगा, ठीक है। और अगर आप पूरा ध्यान नहीं रखते हो पैसों के चीज़ों का और पूरी कागज पत्री नहीं रखते हैं, ठीक है, सो आपको कोई छीन के ले जाएगा, देन फिर आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। एंड इससे मतलब ये भी नहीं है कि इसमें अमीर गरीब हर कोई फंसा हुआ है। रतन जिसके पास पैसा था तो वो किसी और तरीके से दुखी थी, जालपा और रमा जिनके साथ था तो वो किसी और तरीके से दुख था उनके जीवन में, कोई और मस्त था तो वो अपनी मस्ती से मस्त था, वो अभावों के बावजूद मस्त था। एंड हाउ ब्यूटीफुली द डेथ, ब्यूटीफुली मतलब कितना गहराई के साथ जो है मृत्यु का वर्णन करा गया इसके अंदर कि कैसी होती है मृत्यु। मतलब आपके आसपास के लोगों को किस तरह से लग रहा है जो खुद अपने जीवन के साथ जीवन मृत्यु के संघर्ष में फंसा हुआ है, उसको कैसा लग रहा है। इफ़ आई रीड सम लाइन्स फ्रॉम दिस बुक, तो वो इस तरह से है मृत्यु के ऊपर। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व का एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो जाती हैं, किसी को खबर नहीं होती। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की हिलोरों का कहाँ अंत होता है कौन बता सकता है। जब वकील साहब की डेथ होती है तो उनके रतन के और उसके आसपास के लोगों पर किस तरह से असर पड़ता है। ऑफ कोर्स ये बुक कैन नॉट कंप्लीट फीलिंग किसी भी इवेंट की आपको नहीं दे सकती। अगर आप उसी इवेंट में हो तो वो बिल्कुल ही अलग फील आएगी, और अगर आप उसको दूर से देख रहे हो, मतलब अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड हो तो आपकी फीलिंग बिल्कुल अलग होगी। अगर आप जो है आपके नज़दीक में कुछ हो रहा है बट आप इमोशनली उतने कनेक्टेड नहीं हो तो वो फीलिंग अलग आएगी, और आप किसी किताब में पढ़ रहे हो तो वो फीलिंग थोड़ी और हल्की होगी। बट फिर भी एक राइटर जो है वो आप काफ़ी कितनी अच्छी तरीके से आपको वो फील देने का प्रयास कर सकता है, वो बहुत मतलब कमेंडेबल है। एंड रमानाथ का कैरेक्टर क्या अच्छे से वो चीज़ दिखाता है कि इफ़ यू हैव नोटिस्ड कि ना आप जब व्हेन यू आर वीक डाउन एंड आउट, या फिर आप मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह से अगर आप डाउन होते हो, ठीक है, कि आपके पास पैसा नहीं है, फिजिकली आप वीक हो गए, सो आपकी जो है ना इच्छाएं तृष्णाएं कम हो जाती है, आप निरीह होने लग जाते हो कि यार कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही रस उतरने लगता है, जैसे ही भुजाओं में वापस रक्त उतरने लगता है, ठीक है, जैसे ही जो है आपके आसपास जो है पैसे आने लगते हैं आपके पास, ठीक है, तो आपकी इच्छाएं वापस स्वतः जागृत होने लग जाती है। एंड डेट्स वाई मतलब है ना कि आप अगर किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनते होंगे तो ये लोग कहते हैं कि आपने अगर आप शरीर को मार करके अगर आप अपनी इच्छाओं को दमन कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी है, क्योंकि जैसे ही शरीर में फिर से वो आएगा, रस आएगा, आपकी इच्छाएं फिर से जागृत हो जाएगी। आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है, तब जाकर के आपकी इच्छाओं को आप थोड़ा सा नियंत्रण में ला सकते हो। आप शरीर पर या फिर बाहरी वस्तुओं को कंट्रोल करके उनको दमन करके आप अपने मन पे विजय नहीं पा सकते। और एक टिप्पणी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मतलब कहीं ना कोई चीज़ आप रिलेट कर जाते हैं तो वो अच्छी लगती है। इसमें एक जगह आता है ऑन वीपिंग क्राइंग एंड रुदन के ऊपर है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि ये रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है। जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में किसी के वियोग में सिसक और बिलक कर नहीं रोया, वह जीवन में ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्योछावर है।
सो मतलब एक रोना, देयर इज़ अ पेन, तभी आप रोते हो, बट इसको भी एक देखने का दृष्टिकोण कितना अलग तरीके से लेखक ने लिखा है कि आप वो जो फीलिंग है ना, वो एक इमोशन है, वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो भी एक अपने आप में अनूठा है, ठीक है। आप उसको मिस कर रहे हो तो अगर आप यू आर नॉट क्राइंग, वैसे हर कोई रोता है कभी ना कभी, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो उसको भी दृष्टिकोण बदल सकते हो कि आप, वो भी एक एक्सपीरियंस है यार, डर भी एक एक्सपीरियंस है, रोना भी एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसको आप, अगर वो आपसे छूट रहा है तो आप मिस कर रहे हो, ठीक है। लाइफ इज लेस अबाउट achievements and thinking what other people thinks about you. Life is more about experience. And now when अभी फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, ठीक है, सो बुक, बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती है फेमिनिज्म के ऊपर, ये सब ठीक है, पर दिस बुक पब्लिश इन 1931, ठीक है, और 1928, वॉट एवर द डेट में भी। तो ये किताब में जिस तरह से महिलाओं का किरदार है ना, जालपा हो गई, रतन हो गई, जोहरा हो गई, और उसके अलावा जग्गो हो गई, ठीक है। सो ये महिलाएं आपको एक सशक्त महिला समाज का इतना शानदार उदाहरण है। दे आर नॉट, वो बेग नहीं करेगी हमको नौकरियां चाहिए, हमको बाहर उड़ना है। वो अपने स्थिति में रह करके ही कैसे वो अब अपनी आंतरिक शक्ति को निकाल करके वो खड़ी है परिस्थितियों के सामने मजबूती के साथ। दिस इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एनी वुमेन। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई लड़कियां हैं जो वो इस तरह की किताबें पढ़ती हैं ना, फीमेल बेस्ड, सो इसमें मुझे लगता है रमानाथ से ज़्यादा वाला कैरेक्टर जालपा का था, रतन का था, जोहरा का था, और जग्गो का भी एक अच्छा कैरेक्टर, ठीक है। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि है ना, जो गोदान का एंड हुआ था बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ था, और वो किताब जो है वो आपको कोई बिल्कुल भी सुख नहीं लेने देती, ठीक है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि प्रेमचंद से उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए कि वो एक सुखद अंत देंगे, पर फिर भी वो जो गुत्थी पूरी कहानी में रहती है, उस गुत्थी को आखिर में वो सुलझा जाता है और उसका निवारण हो जाता है। परंतु आखिर में पता नहीं लेखक के क्या शोक मचा कि उन्होंने वो एक चुभन देना जरूरी समझा कि भाई इसके बिना तो मेरा काम ही चलेगा, मैं प्रेमचंद कैसे कहलाऊंगा, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये बस टिप्पणी है मजा के। तो उन्होंने आखिर में जाकर भी उन्होंने वो दर्द दे ही दिया, मतलब कि यार भाई तू कैसे शांति से जा सकती है किताब बिना कुछ तकलीफ दिए, बीच की तकलीफ है तो ठीक है, और अंत अच्छा करने के बावजूद उसको फिर दर्द देना, तो ये प्रेमचंद की खासियत है मुझे लगता है। मैंने दो ही पढ़ी है, सो दोनों में जो है वो एंडिंग वाज ट्रेजिक, ठीक है। सो दिस बुक इज़ ए वेरी गुड रीड, आई थिंक, मतलब गोदान से भी ज़्यादा अच्छी किताब है ये, बिकॉज इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस बहुत सारे हैं। मतलब आपकी जो दिमाग में बहुत सारा कचरा और जो गंद भर जाती है ना, उसको एक कि आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो कैरेक्टर गया है उस जगह से, आप सोचो कि उसने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, ठीक है, और वो मैं ना करूँ। और मुझे लगता है कि जो प्रेमचंद की जो राइटिंग्स है, मतलब कि ना, वो उतनी ज़्यादा रिलेवेंट है आज, जितनी तब थी आज भी उतनी रिलेवेंट है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि समाज में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ है। ये किताब जो है, जो भी आपको बता रही है वो, मतलब आप बहुत आसानी से अपने स्वयं के साथ रिलेट कर पाएंगे इस किताब को, ठीक है। सो या इट्स ए गुड रीड, वेरी गुड रीड। और अब यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर दें प्लीज़, कुछ ना कुछ आप लिख दें अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, और पूरी देखें, एंड हंसते रहें, हंसते हुए लोग अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।